भाई तो उन्हें लगा कि शायद मुझे भी नहीं चाहिए, इस बेटी को मैं ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं रोई तो वो मुझे बाहर निकालने लगी कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। एक वॉरियर जो मेरे अंदर पैदा हुआ है तो वो समाज ने ही पैदा किया। आई थिंक 7th या 8th क्लास में थी, तो तब मेरा एक लड़के से झगड़ा हो गया था स्कूल और में? स्कूल में ही। फिर उसके बाद थोड़ा बाहर झगड़ा हुआ जिसकी वजह से उसका हाथ मैंने तोड़ दिया। हाथ तोड़ दिया? प्रेयर करते थे, भगवान हमें एक भाई और देना। एक अपोनेंट सामने बिल्कुल खड़ा है जिससे फाइट है, उसके आंखों में आंखें डाल के उसे बताना पड़ता है कुछ आंखों से ही कि नहीं, ये फाइट मैं जीतूंगा और मैं तुझे खत्म कर दूंगा। एक एक्टर है सानिया मल्होत्रा करके ऐसा लगता है कि अगर वो मेरा रोल करती हैं तो वो बखूब उस चीज को कर पाएंगे। आज बजरबट्टू के पॉडकास्ट लिमिटलेस की गेस्ट पूजा तोमर भारत की फर्स्ट फीमेल फाइटर हैं, जिन्होंने यूएफसी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी एमएमए लीग में कदम रखकर इतिहास बना दिया है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर वुशु और किक बॉक्सिंग की चैंपियन बनी और फिर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। कठिन संघर्ष, अनुशासन और आक्रामक फाइटिंग स्टाइल ने उन्हें देश की सबसे इंस्पिरेशनल फाइटर्स में शामिल कर दिया है। पूजा, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जैसे मैंने सुना कि आपका नाम साइक्लोन बताते हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? हुँ, एक तो मैं बचपन से थोड़ी एग्रेसिव थी और जब मैं फाइट खेलती थी तो हमेशा यही टारगेट रहता था कि मैं जल्द से जल्द फाइट को फिनिश करूँ। तो उसमें मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं पूछा, तुम्हारा तो नाम साइक्लोन होना चाहिए। बहुत तेजी से आता है। हाँ जी। और मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि जैसे बचपन में बहुत लाइफ में ऐसा था कि जो हेडलाइन थी वो थी कि वांटेड टू बीट बॉयज अप। ये क्या कहानी है? ये बहुत लंबी कहानी है और बहुत स्ट्रगल भरी भी रही है। मतलब जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ मेरे गाँव में, और ख़ासकर जाटों की फैमिली में लड़कियाँ वो एक्सेप्ट नहीं करते, आज भी कहीं न कहीं वो मेंटालिटी है। तो जैसे मेरी 2 बहनों के बाद मेरा थर्ड बोर्न होता है, तो मेरे पापा जी एकदम ब्लैक आउट हो जाते हैं कि एक लड़की और पैदा हो गई। तो उसके बाद मुझे ये बात मतलब काफ़ी टाइम बाद पता चली कि वो हम नहीं चाहते थे तुझे। बट उससे पहले भी मुझे फ़ील होता था कि लड़कों को इतनी अहमियत मिलती है, लड़कियों को नहीं। तो बस वो एकदम से अंदर से वो स्पिरिट आने लगी कि बस अब तो मुझे प्रूफ़ करना है लड़कों को मार के कि मैं इनसे कम नहीं हूँ। और जैसे मैंने सुना कि जब ये कहानी आप बता रही हैं कि इसके बारे में भी मैंने पढ़ा था कि कोई पोटली में बंद होने वाली बात हुई थी इसमें। हाँ, वो एक घड़ा था जिसमें मम्मी ने जैसे ही मैं बोर्न हुई घर में थोड़ी, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी तो चीज़ें ऐसी होने लगी, थोड़ा घर में बोला कि अरे बेचारे को एक लड़की और पैदा हो गई। तो पापा जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मम्मी उन्हें देख नहीं पाई तो उन्हें लगा कि शायद मुझे भी नहीं चाहिए, इस बेटी को मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो लेकिन जैसे ही मैं रोई तो वो मुझे बाहर निकालने लगी कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। और एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था कि जितने भी बड़े फाइटर्स होते हैं, अब आप एमएमए में यूएफसी लीग में खेल रही हैं, इससे बड़ा फाइट तो कुछ होता नहीं है। सो जो बड़े फाइटर होते हैं वो अपने जीवन से ही इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। बचपन में कुछ ऐसा रहता है जो उनको बहुत आगे बढ़ाता है, जो उनके गुस्से को जो चैनलाइज करता है। क्या ऐसी चीज़ें रही बचपन में? हाँ, पापा जी के जाने के बाद मेरी 2 बहनें और मम्मी, हम तीनों को सिर्फ़ ऐसे देखते थे समाज के एक दुःख भरी आँखों से कि बेचारी के पास ना पापा है, ना कोई भाई है, कैसे गाइड होगी, कैसे इनका घर चलेगा, अब तो बेचारे को ऐसे टाइम काटना पड़ेगा। मतलब ऐसा लगता था कि खुद से भी ऐसा हो गया था पापा जी के जाने के बाद कैसे और घर काफ़ी कम चलेगा। उम्र में चले गए, जब बहुत छोटी थी आप। हाँ, मैं बहुत छोटी थी और उसके बाद बस वही चीज़ें दिमाग में आने लगी कि ये लोग क्या समझते हैं, हम नहीं, हम बेचारे नहीं हैं हम, मैं अपनी बहनों का कोई बात नहीं, भाई नहीं है तो मैं बन के दिखाऊँगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें कभी बोली नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ऐसे एक वॉरियर जो मेरे अंदर पैदा हुआ है, तो वो समाज ने ही पैदा किया। मतलब इतना लोगों ने सुनाया कि वो गुस्सा चैनलाइज़ हो गया। बिल्कुल। और फिर ज़िंदगी में जैसे कोई तो एक आदमी आया होगा जिसने टैलेंट आइडेंटिफ़ाई किया होगा, जिसने कहा होगा कि इसको इस रास्ते से आगे निकल सकते हैं। वो मेरी बड़ी बहन है।
मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, मतलब मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया और मम्मी को भी नहीं पता था क्या करे, क्योंकि गाइडेंस बिल्कुल ज़ीरो थी, कुछ नहीं पता था कि कुछ कहाँ रेसलिंग होती है, आस-पास कुछ भी नहीं था गाँव के। बस उसके बाद मैंने थोड़ी खेती की, खेती करने के बाद मैं कराटे करती थी। कराटे के बाद मैं धीरे-धीरे एक सब जूनियर नेशनल वुशु नेशनल चैंपियनशिप में जाती हूँ, मेरा वहाँ मेडल आ जाता है। उसके बाद मेरी बहन ने सर्च करना स्टार्ट किया कि पूजा को मैं कहाँ भेज सकती हूँ। तो उन्होंने गूगल पे सर्च करके मुझे भोपाल साई में भेजा। जब आप कराटे खेल रही थी या वुशु में गई, तो वुशु की प्रेरणा कहाँ से मिली? वुशु कोई ऐसा खेल तो है नहीं कि जो हर कोई खेलता है इंडिया में। ये बहुत नीश गेम है अभी भी। बिल्कुल। मैं जब कराटे मैंने न न एक कॉम्पिटिशन था कराटे का, तो मेरे स्कूल के टीचर लेके गए कि भई चलो ठीक है, बच्चों को लेके जाते हैं। तो मैंने वहाँ कराटे गाँव के टीचर। हाँ, गाँव में टीचर थे, वो स्कूल में थोड़ा बहुत कराते थे। तो वो कॉम्पिटिशन में लेके गए, मैंने कराटे में जाके उसके फेस पे पंच किया, वो नॉकआउट हो गई और उल्टा मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैंने कहा मेरा मेडल उन्होंने कुछ भी नहीं दिया मुझे। तो तब मुझे लगा कि मैं तो शायद नहीं खेल पाऊँगी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे अंदर पहले से इतना एग्रेशन था कि मैं फाइट में जाके भी सिर्फ़ टेक्निक से ज़्यादा मैं ये सोचती थी मुझे मारना है बस। क्योंकि जो वहाँ के गाँव में जो हमारे जो टीचर थे, वो खुद यूट्यूब से देख के थोड़ा कराटे किए, उन्हें खुद भी इतना वो नहीं था। तो उसके बाद धीरे-धीरे पता चला कि उन्होंने ही बताया कि शायद एक वुशु होता है जिसमें ऐसे शॉर्ट्स पहन के खेलना है। तो उसके बाद मैं मेरठ चली गई, हम मेरे कज़न के पास में स्टेडियम में थोड़ा ट्रेनिंग की, वहाँ जाके पता चला कि वुशु गेम है, तो फिर मैंने तब वुशु स्टार्ट किया। और जितना अग्रेशन बचपन में था, तो स्कूल में कैसा रहता था? क्या स्कूल में लड़ाई होती थी या साथियों से कोई बहस होती थी या सपोर्ट मिलता था? कैसा था स्कूल का लाइफ? स्कूल में मैं थोड़ा फ़ेमस हो गई थी मतलब वैसे तो थी, और ये कभी सब मुज़फ़्फ़रनगर के हाँ, मैं बुढ़ाना में हो रहा है। बुढ़ाना में, हाँ, बुढ़ाना में मेरे स्कूल का नाम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज था। तो मैं आई थिंक 7th या 8th क्लास में थी, तो तब मेरा एक लड़के से झगड़ा हो गया था स्कूल और में। स्कूल में ही। और फिर उसके बाद थोड़ा बाहर झगड़ा हुआ जिसकी वज़ह से उसका हाथ मैंने तोड़ दिया। हाथ तोड़ दिया। हाँ, नेक्स्ट डे वो फिर प्लास्टर-व्लास्टर लगा के आया स्कूल में, तो तब से सब लड़के बोलने लगे कि इस लड़की से दूर रहना है। तो इसका रिएक्शन कैसा था फैमिली में? मम्मी तो हमेशा खुश रहती थी, मतलब बोलती भी थी कि नहीं बेटा नहीं झगड़ना है, बट ये बोलती थी कि कभी पिट के घर मत आना बस, जो होगा वो देख लूँगी। पापा जी के बाद भी मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया है। और बड़ी बहनें भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, नौकरी में। हाँ, मेरी जो मिडल सिस्टर है, उनकी भी मतलब बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ रही। बचपन से उनके पापा जी पूछते थे क्या करना है, तो वो बोलती थी मुझे डॉक्टर बनना है। तब मेरी समझ से बाहर था, क्योंकि पढ़ाई मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से जाती थी, वो तो ज़बरदस्ती मैंने पढ़ाई की। तो उनको कुछ महीने या आई थिंक कुछ साल के बाद पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से उस चीज़ से पापा जी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, क्योंकि अ, हमारी साइड में लड़की की शादी करना थोड़ा-सा, और वो भी एक ऐसी लड़की की जो अच्छे से चल नहीं पा रही, वो बहुत मतलब पापा जी इस चीज़ में बहुत डिप्रेशन में थे कि मेरी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों हो गया है। तो फिर धीरे-धीरे बट उनकी सर्जरी कराई, थोड़ा ठीक हुआ, उस हद तक नहीं हुआ। तो मम्मी उनके जाने के बाद मम्मी इस चीज़ में बहुत हो गई कि मेरी बेटी को डॉक्टर बनना था और पूजा को भी कुछ ना कुछ कराना था, तो ये सब कैसे, क्या होगा, कुछ नहीं। बट फिर भी मेरी बहन ने हार नहीं मारी, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, मम्मी ने भी सपोर्ट किया, कहीं न कहीं मैंने गेम के थ्रू उनकी सपोर्ट किया, तो आज वो भी एमबीबीएस डॉक्टर है, और बड़ी दीदी भी। वो नर्स है। सो मतलब समाज को ये बात साफ-साफ बता दी गई कि भाई देखो, लड़कियों का परिवार है लेकिन हम सब बहुत मजबूत लड़कियाँ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने बताया वुशु चैंपियनशिप और फिर नेशनल गेम्स आप कितनी 7 दफ़े नेशनल लेवल पे चैंपियन रही? हाँ, 5 टाइम। 5 टाइम्स। और उसके बाद फिर मूवमेंट कैसे शुरू हुआ? ये तो मुझे समझ में आया कि बंधन में बंध के रूल्स के साथ नहीं खेलना था। तो फिर कहाँ से शुरुआत हुई इंटरनेशनल लेवल के लिए? मेरा हमेशा यही था, जब तक मुझे ज़्यादा नहीं पता था, मैं मेरठ स्टेडियम गई,
वहाँ मुझे पता चला कि ओलंपिक भी होते हैं, ऐसे एशियन गेम होते हैं, तो मैं वहाँ बड़े-बड़े जो प्लेयर्स रहते थे उन्हें देखती थी। तो मेरा सपना था कि हाँ, मैं ओलंपिक खेलूँ। फिर मुझे पता चला कि शायद वुशु ओलंपिक नहीं है, सिर्फ़ एशियन गेम तक है। फिर उसके बाद भी मैं कंटिन्यू एशियन गेम के लिए प्रिपरेशन करती रही। मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके पार्टिसिपेट किया, बट वो चीज़ मेरी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रही थी। मेरी बहन की डॉक्टर की पढ़ाई चल रही थी, तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी पैसे की। तो फिर मेरे फ्रेंड ने, हिमांशु ने बताया कि पूजा, एक एमएमए करके गेम है, अगर उसमें खेलोगे तो शायद पैसा भी अच्छा मिल जाएगा। तो फिर मैंने एमएमए को सर्च किया, एमएमए में सबसे पहले मैंने रोंडा रोज़ी को देखा, फिर मैंने कहा मतलब एक सपना जैसा हो गया कि काश मुझे ये मिल जाए यूएफसी में यहाँ पहुँचने पाऊँ। लेकिन सपोर्ट कुछ नहीं थी, सिर्फ़ ये था कि शायद इसे खेल के मेरी बहन की पढ़ाई अ, के लिए तो मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। बट मेरा सपना था यूएफसी, वो प्रिपरेशन नहीं थी कि मैं अच्छे से कम्पीट कर और पाऊँ। इंडिया में यूएफसी का कोई इंफ्रा भी नहीं था उस टाइम, अभी भी बहुत खास नहीं है। जी, जी। और फिर तो उसमें घुसने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, जिस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, वो कैसे पॉसिबल हुआ? पहले जब मैंने यहाँ पे एक लीग हुई थी इंडिया में ही, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें भी 48 वेट में मैंने वुशु किया और मुझे फाइटर दिया गया उस इवेंट में 65 की लड़की। मेरा वेट 48 था, मुझे 65 की लड़की दी गई और ये बोला कि आपको खेलना ही पड़ेगा पूजा इसके साथ में। तो फिर मतलब बस कोई ऐसे फिक्स्ड रूल्स कुछ नहीं, रूल्स होते हैं, बट उस वक़्त कोई नहीं जानता था तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से बना हाँ, दिया। तो वो यूट्यूब पे भी मेरी फाइट है उसके साथ में, हैना कैम्प करके, तो मैं बहुत छोटी दिख रही हूँ। तो मैं 48 वेट मेरा था, मैं वुशु की तभी नेशनल खेल के आई थी। वहाँ से खेलने के तुरंत बाद एक लीग चल रही थी कि काफ़ी मतलब ये स्टेट की, यूपी की, ये गुजरात की ऐसे करके लीग थी, तो वो लीग की तरह फाइट हो रही थी। तो उसमें बैकअप में जो मेरा फाइटर था, मैंने कहा ये फाइट कर सकती है, कह रहे नहीं आप ही करोगे ये फाइट। बट उस वक़्त मुझे मेरी बहन के मेडिकल के लिए पैसे चाहिए थे। तो तब मैंने वो फाइट की, फिर फाइट करने के बाद फिर से मैंने नौकरी की कि मैं साइड में नौकरी करती थी और मतलब साइड में कोचिंग कराना, किक बॉक्सिंग की, फिर ट्रेनिंग करना, फिर बहन की स्टडी के लिए पैसे इकट्ठे करना, मतलब यही चलता रहा। तो उसके बाद एमएफएन स्टार्ट हुआ, एमएफएन से ही मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली। कहीं न कहीं मेरी जो ग्रोथ है वो वहाँ से स्टार्ट हुई। मैंने वहाँ फाइट खेली, फाइट खेलने के बाद उन्होंने बोला कि पूजा हम चाहते हैं कि आप और आगे खेलो और हम आपकी चैंपियनशिप फाइट रखना चाहते हैं बेल्ट की। उसके लिए हम आपको बाहर के अपॉर्च्युनिटी देते हैं, आप ट्रेनिंग करके आओ। ये आयशा श्रॉफ ने कहा, कृष्णा हाँ, श्रॉफ, आयशा श्रॉफ, हाँ, जो उन्होंने आयशा कंपनी बनाई थी। बिल्कुल, आयशा मैम बोली कि पूजा नहीं आप जाओ बाहर ट्रेनिंग करो और मतलब उन्होंने भी कहीं न कहीं देखा कि ये लड़की कुछ अच्छा कर सकती है। फिर उसके बाद वहाँ से मेरी लाइफ़ टर्निंग थी, मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली। उससे पहले मुझे ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली, खुद से ही कर रही है इधर-उधर से। फिर वहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद मेरे मतलब एक नई पूजा एक आ गई। तो जो वहाँ मतलब से लगा कि अचीव किया जा सकता है। हाँ, वहाँ मतलब जर्नी बहुत लंबी है, बट ये 3 साल से मैं प्रॉपर एमएमए में आई हूँ। अभी अम, जब एमएमए खेलने के लिए आप गई, पहले मैच से पहले दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि ये तो कोई ऐसा गेम है नहीं कि जो बचपन से देखते हुए बड़े हुए। अचानक इसमें आना हुआ, फिर ट्रेनिंग हुई, तो पहले मैच से पहले क्या दिमाग में चल रहा था? सच बताऊँ तो ऐसा कोई डर हुआ ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो हाँ, सकता है। दरअसल मैं यही जानना चाह रहा था कि जो फाइट हम टीवी पे देखते हैं, हमको तो बहुत खतरनाक लगती है। कई बार लगता है कि क्या फाइट खेलने वाले के दिमाग में भी कुछ चलता होगा? ये तो है, एमएमए में आप हारो या जीतो मतलब आपको मार तो पड़नी है, कहीं न कहीं आप इस चीज़ के लिए रेडी होके जाते हैं कि मारना भी है तो मार खानी भी है। तो वो चीज़ तो मुझे बचपन से ही थी मेरे अंदर, क्योंकि जब मैं किसी लड़के को मारती थी तो उल्टा थोड़ा बहुत खा के वो भी भी आती कुछ थी। करता ही होगा। हाँ, तो उसके बाद तो ऐसा माइंडसेट हो रखा था कि नहीं मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई, यूएफसी, एमएमए, क्या डिफरेंस है इन सब में? डब्ल्यूडब्ल्यूई को मैं बोलूँगी थोड़ा एंटरटेनमेंट है। मतलब उसमें जो भी हो रहा होता है स्टेज्ड है, स्क्रिप्टेड है। हाँ, और एमएम में ये बिल्कुल रियल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, फेक नहीं है।
पूरा आपको एकदम स्ट्रीट फाइट की तरह होता है। कुछ ऐसा नहीं है कि मरने-मारने वाला गेम है बिल्कुल, कुछ रूल्स है कि आपको बैक पे नहीं मारना है, कि भई हाँ, आपको यहाँ तक स्ट्राइक करनी है बस। बट 90% रोड फाइट की तरह है। रोड फाइट की ही तरह है। हुँ। हम जो वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, एक बहुत फेमस एमएमए का वीडियो है, उसमें जब फाइटर ने स्ट्राइक की तो पैर की हड्डी बीच से टूट जाती है। तो ये तो इन चीज़ों का खतरा तो बना ही रहता होगा। हाँ, बट मेडिकली देखा जाए तो यूएफसी इस चीज़ में इतना आगे है, वो हमेशा अपने फाइटर्स का भी ध्यान रखते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन हो, वो हमेशा पहले मेडिकल को ही वो करते हैं कि इंश्योरेंस है या कुछ भी, वो पूरा अपना 100% कि भई फाइटर को कितनी भी बड़ी इंजरी है, वो जल्द से जल्द फिर से कमबैक कर सके। कर सकता है उसमें। कभी ऐसा लगता है कि यूएफसी नहीं खेला होता, क्रिकेट खेला होता, क्योंकि इस देश में क्रिकेट ज़्यादा बैकिंग पाता है। मेरे जो स्पिरिचुअली है वो तो कभी नहीं लगता है। वो मतलब मैं हमेशा बड़ी खुशी होती है कि जो चाहा वो वहाँ पे मैं हूँ। बट अगर बाहर से मैं देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इतनी मेहनत करके भी वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। और ये इसलिए भी है क्योंकि क्रिकेट में हमारे मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं अच्छा कर रहे हैं, लड़कियाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आई है और हमारे स्पोर्ट्स में अभी खिलाड़ी इतने हो भी नहीं पा रहे हैं कि इंडिया को वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करें। आप हैं और एक आध और हैं हाँ। जो इंटरनेशनल लेवल के। थोड़े दिन पहले हमने क्लिप्स देखी हैं जिसमें साइना नेहवाल और जो इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स हैं, वो लोग भी ये बात कहती हैं कि क्रिकेट जो है अ, उनके गेम का लाइमलाइट भी खा लेता है। ये तो है क्योंकि आप क्रिकेट को देखोगे कि मैं जब कितनी बार बाहर रहती हूँ और मेरी कोचेज़ से भी बात होती है काफ़ी, तो वो अपने बोलते हैं हमारे कंट्री में क्रिकेट को जो व्यूअरशिप मिलती है वो भी इंडिया से ही मिलती है। तो बोल रहे हमारे यहाँ कोई भी नहीं देखते, मेरे कोच न्यूज़ीलैंड से हैं, तो वो चीज़ तो मतलब एक बार होने लगा मेरा, मैंने कहा कोच एटलीस्ट हम क्रिकेट में तो आगे हैं, कोई बात नहीं हम कॉम्बैट गेम में नहीं है, ओलंपिक में भी नहीं है, क्रिकेट में तो आगे है, तो फिर वो बोलने लगे कि क्रिकेट इंडिया में ही इतना आगे है पूजा। बट वो भी अच्छा है, किसी तो स्पोर्ट्स में आगे हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से किसी भी खेल में भारत आगे है तो ये खुशी की बात है। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक प्लेयर, एक इस तरह का एक्सपर्ट प्लेयर जो एक ऐसे गेम में है जहाँ कॉम्बैट स्पोर्ट है, मारा-मारी है, एक दूसरे को पंच करना है, स्पिरिचुअलिटी कैसे इस सब से रिलेटेड है? मैं जीसस में बिलीव करती हूँ। वैसे आपके इंस्टाग्राम पे भी है। हाँ, तो मेरा ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई धर्म परिवर्तन है, कुछ लोगों के मतलब काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि बिक गई हैं, ऐसा हो गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मैं इसलिए हूँ कि मैं यूएफसी में हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जब मैं बाइबल को पढ़ती हूँ, तो मैं उसमें पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा पढ़ती हूँ। उसमें कभी ये चीज़ नहीं लिखी है कि धर्म परिवर्तन, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। बट स्पिरिचुअली मैं इतना स्ट्रॉन्ग हुई हूँ अपने गेम को लेके, अपनी लाइफ में इतने चेंजेस देखे हैं मैंने और मैंने बहुत सारी चीज़ें वो डिनाई करी है कि जिससे मैं आने वाली जनरेशन ये लगे कि ये इस चीज़ का ऐड कर रही है और हमें भी ये चीज़ चाहिए या कुछ मतलब मेरी उससे मेरे करियर में और मेरी लाइफ में बहुत हेल्प हो सकती थी। बट मैंने उन चीज़ों को भी डिनाई किया क्योंकि मैंने वो चीज़ पढ़ी और मैंने वो फ़ील की कि नहीं आज मैं जहाँ हूँ और मेरी जो पीस है वो इन चीज़ों से है, मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। तो ये जीसस से राब्ता कैसे बढ़ा? कैसे स्पिरिचुअलिटी में जीसस से जानकारी बढ़ी? मैं कहीं न कहीं थोड़ा भगवान से ऐसे कनेक्ट थी। मैं हमेशा ढूँढना कि कहाँ है और जब छोटी थी पापा जी के जाने के बाद मतलब उनसे भी पहले मम्मी हमसे बोलती मम्मी मम्मी नहीं मतलब सब हमें जैसे टोकते थे कि तुम्हारे भाई क्यों नहीं है? हमारे पास तो भाई है। तो हम छोटे से ही हम प्रेयर करते थे भगवान हमें एक भाई और देना। ऐसे करके मेरी जो बीच वाली सिस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा प्रार्थना में थी। तो या तो मतलब वो चीज़ें कभी महसूस नहीं पापा जी के जाने के बाद और
प्रार्थना में आए कि यहाँ प्रेयर करें, वहाँ करें, बहुत सारी चीज़ें, कभी वो चीज़ फ़ील नहीं हुई। बट किसी ने मुझे बताया कि जीसस है, तब भी मैंने वही धर्म की तरह कि हाँ, मैं जीसस ऐसा कर दो, जीसस वैसा कर दो, तो मतलब पता ही नहीं था। बट जब मैंने थोड़ा बाइबल को पढ़ा, दुनिया से हट के अकेले में बैठी, तो वो चीज़ें मेरी लाइफ़ में इतना चेंजेज़ कि उसमें बहुत सारे वर्स लिखे हैं कि तुम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो, तुम ऐसा झगड़ा ना करो। तो वो जो गांधी जी बोलते हैं कि कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दूसरा आगे गाल कर आगे लो, करो। तो वो चीज़ मैंने कहा मैं तो ऐसा गेम कर रही हूँ कि जिसमें झगड़ा ही है। तो हर इंसान को एक फ़ील्ड के लिए परमेश्वर ने चुना है, तो मेरी लाइफ़ इंटरनली बहुत चेंज हुई है इससे। लेकिन आपने ये क्लियर कर दिया कि कोई कन्वर्जन नहीं है, कुछ कोई नहीं है। कुछ नहीं है। अम, भारत में जो लोग यूएफसी खेलना चाहते हैं, उनको क्या रास्ता अपनाना चाहिए? क्योंकि आपसे बेटर ये बताने के लिए कोई है नहीं और आपके अलावा भी कोई नहीं है। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि अभी अगर आप किसी भी एमएमए में जिम में जाते हो, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो मतलब देना बहुत मुश्किल है, वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है। तो मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि जैसे मैं वुशु से आई हूँ, मैंने 4-5 साल भोपाल साई में भी रही हूँ, पूरा मेरा खर्चा गवर्नमेंट ने दिया, रहना, खाना-पीना। तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि आप पहले कॉम्बैट कोई भी स्पोर्ट्स चुनो, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, एटलीस्ट आप वहाँ पे उस चीज़ में एक चीज़ पे तो आप वर्क करोगे। उसके बाद धीरे-धीरे एमएमए में आप आ सकते हैं। अम, अगर अभी जो जो भारत में कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स का जो सिनेरियो है, उसमें यूएफसी किधर स्टैंड करता है? क्योंकि रेसलिंग के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बॉक्सिंग के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। पिछले 3-4 साल में काफ़ी, और 3-4 साल नहीं, पिछले 10 साल में बढ़े भी हैं। मेडल्स भी आए हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अब आप यूएफसी में आई हैं, लेकिन यूएफसी उस पूरी रैंकिंग में किधर स्टैंड करता है? इंडिया में अगर मैं देखा जाऊँ तो वहाँ कोई स्टैंड नज़र मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। बट अभी जैसे हमारा एमएमए एशियन गेम में इंक्लूड हो गया है, आई होप कि जो टीम जाए वो अच्छे मेडल लेके आए। तो आने वाले फ्यूचर में ये देखती हूँ कि यहाँ पे अच्छी अकेडमी भी होगी, और मेरा भी ये प्लान है कि आगे चल के मैं खुद की एक अकेडमी और जिम ओपन करूँ कि मतलब जिस चीज़ में मुझे इतना टाइम लगा कि मैं 10 साल में वहाँ पहुँची हूँ, तो किसी को ऐसा ना हो कि इतना लंबा टाइम लगे, और वो क्या बोलते हैं कि वो टैलेंट है, बट वो आ नहीं पा रहा है सामने। तो मैं वो उस पे ज़्यादा मेरा फ़ोकस है कि इसके बाद मैं ये काम करूँ। और फीमेल एथलीट्स की जब बात आती है इंडिया में, तो उनकी परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपकी भी राह तो बहुत आसान नहीं रही होगी। किस तरह की दिक्कतें आई? क्या चैलेंजेज़ आए? अ, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि नामुमकिन के बराबर था। जब मैं रोड पे रनिंग भी करती थी, तो वो रोड पे रनिंग करना भी लोगों को बर्दाश्त नहीं था कि एक लड़की दौड़ रही है, तो मम्मी मुझे कैप पहना के, बिल्कुल छोटे बाल करके रोड पे रनिंग कराती थी। और फिर उसके बाद धीरे-धीरे परिवार में पता चला कि ये कुछ कराटे, किक बॉक्सिंग जैसा कर रही है, तो घरवालों को चिंता हो गई। वो बोलने लगे, "ये सब बंद कराओ, शादी कौन करेगा? नाक-वाक टूट गई। नहीं, ये तो बहुत खराब गेम है।" मतलब सभी ने मम्मी को भी रोका, तो बहुत सारे चैलेंजेस रहे, लेकिन मेरी माँ खड़ी रही कि नहीं बेटा तू आगे बढ़। और जब आप सिस्टम के थ्रू, जब साई से खेलने लगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव लेवल पर खेलने लगे, तो वहाँ भी क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? मैं जब तक भोपाल साई में थी, तो हमेशा मैंने इतना हार्ड वर्क करा कि ऐसा लगता था कि जो स्टेट सेक्रेटरी होता था, उसे भी लगता था कि ये तो ले जानी ही पड़ेगी, मेडल भी चाहिए था यूपी को। तो कहीं न कहीं चीज़ें हैं तो, जैसे रेसलिंग में प्रोटेक्शन हुआ था चीज़ों को लेके कि कहीं न कहीं लड़कियों को दिक्कतें आती हैं। तो वही है कि कुछ चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने से रोक देती है, और उन चीज़ों से आगे बढ़ के अगर आप अपने हार्ड वर्क पे भी थोड़ा भरोसा रखें, तो मैं समझती हूँ उससे भी बेस्ट फिर आपको मिलता है। मिलता है उसमें। और इंडिया में ट्रेनिंग ना करके बाली जाके क्यों करना पड़ा? इंडिया में
कोई ऐसा प्रॉपर कोच नहीं था कि जिसने कोई बीजेजे में अच्छा है तो कोई बॉक्सिंग का कोच अच्छा है, और प्रॉपर एमएम में कोई कोच ऐसा नहीं था जिसके अंडर मैं ट्रेनिंग करती। मैं सिर्फ अपने मेरे ट्रेनिंग पार्टनर है हिमांशु, उसके साथ में यूट्यूब देख के थोड़ा बहुत यहाँ करती थी। उस हम दोनों ने ही आपस में ट्रेनिंग करके हम एसएफएल खेले, उसके बाद हम वन चैंपियनशिप गए शकी जो नंबर वन लीग है। उसके बाद फिर हमें एमएफएन से जब अपॉर्च्युनिटी मिली, तब हम बाली गए, तब हमें पता चला कि एक एमएमए फाइटर की ट्रेनिंग किस लेवल की और कैसे होती है। स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं आसानी से? स्पॉन्सर्स थोड़े मुश्किल हो गए हैं चीज़ों में, क्योंकि ज़्यादातर न्यूट्रिशन को लेके या कोई भी स्पॉन्सर अगर करते हैं, वो उन्हें ये लगता है कि हमें स्पोर्ट्स पर्सन से कोई मार्केट नहीं मिलती है। तो उन्हें थोड़ा इन्फ्लुएंसर से वो नंबर्स देखते हैं कि किसके कितने फॉलोअर्स है, क्या है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा चल गया है कि जिसके जितने फॉलोअर्स है उसको ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है। ए एथलीट कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन्हें क्वालिटी की जगह क्वांटिटी मैटर उनके लिए बहुत ज़्यादा है। वो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा है। हुँ, अम, पूरे सिस्टम में, अगर इंडिया के सिस्टम में यूएफसी को इंट्रोड्यूस कराना हो जिससे कि आगे चल के 10 साल में, 5 साल में बहुत ज़्यादा एथलीट आए, तो वो क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? चेंजेस सबसे ज़्यादा तो मैं यही बोलती हूँ कि हमारे इंडियन मेंटालिटी को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिकेट से आगे आना ही नहीं चाहते। आप अभी भी हर दूसरे घर में सबको क्रिकेट करना है, तो क्रिकेट ही करना है तो फिर आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भी, अभी वैसे अब बॉक्सिंग में भी हमारी वुमेन टीम अच्छा कर रही है, रेसलिंग में भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बट फिर भी वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं है जो क्रिकेट को है। और क्रिकेट भी आगे इसलिए है कि क्योंकि सबको क्रिकेट करना है, उन्हें ये पता है कि कल हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे बनेंगे तो हमें इतना बड़ा स्पॉन्सर होगा, हमें ये होगा, वो होगा। तो एमएमए से सॉरी क्रिकेट से ज़्यादा एमएमए में बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन रिकॉग्नाइजेशन ज़ीरो है, लेकिन जिस दिन वो यूएफसी की बेल्ट होगी, उस दिन सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। अ, इतने सारे गेम्स, इतने सारी फाइट्स आपने खेली, कोई जो सबसे ज़्यादा डेंजरस लगा हो? मेरी यूएफसी की पहले ही फाइट थी, क्योंकि मैं वहाँ थोड़ा-सा सहमी सी भी थी, क्योंकि एकदम से इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जो मैंने सपने में सोचा था कि ऐसा हो सकता है, ये भी नहीं सोचा था ये हो जाएगा। मैं वहाँ खड़ी थी और मेरे बैक टू बैक इंटरव्यू हो रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, और मुझे सब देख रहे थे कि इंडिया से एक लड़की आई है जो कि यहाँ पे फाइट करने वाली है। और जैसे ही मैं यूएफसी के केज तक एंटर कर रही थी, तो मैंने कुछ इंडियंस देखे जो फ्लैग के साथ बैठे थे, और पूरा जो स्टेडियम था वो कई हज़ार लोगों से भरा हुआ था। तो काफ़ी ज़ोर से कानों में भी आवाज़ आ रही थी कि इंडिया, 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 तो मतलब वो अलग ही फीलिंग है। अब यूएफसी में कई बार 5 सेकंड में भी नॉकआउट होता है, 7 सेकंड में भी नॉकआउट होता है। एक ऐसा गेम जहां परफॉर्म करने के लिए 5 से 7 सेकंड ही हैं। तो स्पीड, एंगर, एजिलिटी सबको एक तरफ कैसे चैनलाइज़ करते हैं? उसपे सब पे हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको, स्ट्रेंथ भी करनी है, औ और आपको स्टैमिना पे भी वर्क करना है, और आपको ये भी पता है कि फाइट में कुछ हो भी सकता है, वो भी माइंड सेट करना है। फाइट 3 राउंड भी हो सकती है, 15 मिनट भी लड़ सकते हैं, वो 5 सेकंड में भी खत्म हो सकती है। तो वो सारा मेंटालिटी आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कि नहीं, अगर मुझे आपको आपको ज आपकी चिन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको नेक की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो हर चीज़ की अपनी-अपनी प्रिपरेशन रहती है। मैच से 48 घंटे पहले से लेकर 0 घंटे तक क्या होता है उस ड्यूरेशन में? एक एथलीट का जीवन लास्ट के 2 दिन में मैच से पहले कैसा होता है? जब मैं एमेच्योर से प्रोफ़ेशनल में आई, तब मैंने जाना कि पूरा वीक
फ़ोकस्ड फाइटर पे होता है, जिसमें उसे इंटरव्यू देने ही पड़ते हैं, बताना पड़ता है अपने बारे में। फिर वो अपोनेंट के बारे में बोलते हैं कि आपको क्या लगता है, फर्स्ट राउंड में फिनिश कर दोगे, आप कैसे फिनिश करोगे? मतलब पूरा वीक आपसे पूछेंगे भी, उस वीक में आपको अपना वेट सेट करना है, आपको पूरा इंटरव्यू भी देना है, आपको ये भी रहना है कि नहीं, मुझे इस फाइट को विन करना है। मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं। फिर उसके बाद में फेस ऑफ जो होता है, हाँ, वहाँ जो ड्रामा होता है वो रियल होता है, स्टेज होता है, क्या होता है वो? मैं ये समझती हूँ वो फेस ऑफ भी अपने आप में एक फाइट होती है। जब आप एक अपोनेंट सामने बिल्कुल खड़ा है जिससे फाइट है, उसके आँखों में आँखें डाल के उसे बताना पड़ता है कुछ आँखों से ही कि नहीं, ये फाइट मैं जीतूँगा और मैं तुझे ख़त्म कर दूँगा। तो कुछ बोल देते हैं, लेकिन कुछ-कुछ का आँखों से आँखों में ही इतनी बात हो जाती है। तो वो भी एक अपने आप में चैलेंज है। मैं देखता हूँ कई बार काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं, और क्या सच की लड़ाई हो जाती है वो जो हम देखते हैं? एक दूसरे हाँ, को घूरते हुए अचानक से एक दूसरे पे हमला कर दिया, हाँ, कुछ है जो ये चीज़ें स्टेज करते हैं। स्टेज भी करते हैं, बट कुछ हो भी जाता है ऐसे, क्योंकि अगर मेरा अपोनेंट है, क्योंकि वो मेरा मतलब वो 2 दिन फेस ऑफ से लेके फाइट तक उसे हम अपोनेंट ही देखेंगे, उसके बाद हम फ्रेंड हो जाते हैं, हाय हेलो सब होता है, अच्छे से बात करते हैं। बट फेस ऑफ में यही रहता है फ़ोकस कि नहीं, मेरा अपोनेंट है, मुझे इसे खत्म करना है। और खाने का, वेट का, ये सब का कंट्रोल का प्रोसेस क्या है? ये पूरा अगर फाइट कैंप में बिल्कुल डाइट का कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, और मुझे तो खासकर ऐसा लगता है जितना वेट कट करना मुश्किल है, उससे ज़्यादा वेट बढ़ाना मुश्किल है। मैं पहले 48 में फाइट करती थी, अभी मेरे लिए 52, और वो भी यूएफसी में थोड़ा चैलेंजेस है। हमेशा मुझे वेट बढ़ाने के लिए डाइट करनी पड़ती है, और वो भी क्योंकि ऐसे नहीं है कि मैं इंडियन फूड, क्योंकि इंडियन फूड बहुत स्पाइसी है, मसाले हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है बट खा नहीं सकती क्योंकि वो बहुत फैट कर देगा, स्टैमिना पे प्रॉब्लम होगी। तो मैं रात में भी उठ के ऐसे राइस खाना मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमने ओलंपिक के समय देखा था कि हमारी एक एथलीट वेट ग्रुप में नहीं आ पाई थी, और उसके लिए जो उनको ट्रिक्स जो बाहर निकल के चीज़ें आई कि कोच को भी शायद पूरी तरह से पता नहीं था कि वेट को कैसे घटाया जाए। अ, वहाँ का तो मैं नहीं जान सकती, बट जब तक मैंने वुशु किया, तब तक मैं सच में उस टाइम पे कोचेस को वो गाइडेंस नहीं थी जो आज मैं यूएफसी के स्टेज पे देखती हूँ। यूएफसी में वेट 10 से 15 किलो वेट कट करते हैं, और फिर वो केज के अंदर 15 मिनट फाइट कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल एनर्जी के साथ में। तो ये वेट कट का प्रोसेस भी कोचेस को या फाइटर को पता होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन कोचेस को पता है? अब शायद पता है, बट उस टाइम पे जब मैं खेलती थी तो वो चीज़ नहीं, क्योंकि तब मैं 48 और 45 में फाइट करती थी, तो वो चीज़ें शायद नहीं थी इतनी। आपकी पसंद के खाने क्या-क्या हैं? क्या खाना पसंद है? अब तो मुझे सिर्फ़ घर का खाना पसंद है, मम्मी के हाथ का सरसों का साग और मक्के की रोटी। ये सब खाना अलाउड है? ये वैसे तो घर पे ही मिलता है। जब मैच नहीं हो रहा होगा। हाँ, बट हाँ, ये खा सकते हैं, इतना कोई चीट मील नहीं है। चीनी खाते हैं? गुड़, मीठा नहीं, कुछ? चीनी नहीं खाते। क्योंकि हमने कुछ एथलीट्स के बारे में सुना है कि वो शुगर इनटेक बहुत कम करते हैं। कुछ कहते हैं कि वो शुगर इनटेक ज़्यादा करते हैं। वेट मेंटेन रखने के लिए आप क्या करते हैं? मुझे वेट गेन करना है, मैं फिर भी शुगर नहीं लेती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं शुगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और जैसे मैं बाली रहती हूँ, तो मैं कुछ फाइटर्स को ऐसे देखती हूँ जो सालों से जिसने शुगर लिया ही नहीं है। बट हमारे इंडिया में तो मीठा ऐसे खाते हैं और कि रेसलिंग में, बॉक्सिंग वाले तो खूब खाते हैं। हाँ, वो चलता है। हमारे रेसलर स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं, और ठीक है, किसी-किसी को ऐसा लगता है वो चीज़ मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, बट मैं ये बोलती हूँ अभी भी शुगर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर मैं पूछूं आपसे, एक एथलीट की पूरे दिन की डाइट क्या है? एथलीट को हर चीज़ का ध्यान रखना है, अगर उसे वेट गेन करना है, उसे अच्छा कार्ब लेना है, प्रोटीन लेना है, अच्छी नींद लेनी है, फिर उसे
मतलब वाटर इनटेक भी अच्छे से करना है। तो शुरू से बताइए, दिन जैसे अभी दिन शुरू हुआ मेरा, जो भी ये देखेगा अगर वो बनना चाहता है एथलीट, तो क्या पूरे दिन की दिनचर्या होती है एक सुपर एथलीट की? वेट कट करने का प्रोसेस अलग है, वेट गेन करने का प्रोसेस अलग है। जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, वैसे मैं ब्लैक कॉफ़ी से स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं ओट्स लेती हूँ, फिर ट्रेनिंग करने के बाद आने के मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं एग लेती हूँ, उसके बाद मैं स्वीट पोटैटो खाती हूँ। तो मैं 4 से 5 मील छोटे-छोटे लेती हूँ, जिससे कि मेरा वेट भी ठीक रहे और बहुत ज़्यादा बॉडी में फैट भी ना आए। पूरे दिन में कितनी कैलोरी इनटेक होती होगी? कैलोरी तो ऐसे काउंट नहीं करती हूँ, बट ये है कि जो मेरा डाइट प्लान रहता है वो कोच ही मेरे करते हैं। मतलब 4-5 हज़ार कैलोरी से क्योंकि ट्रेनिंग भी उस तरह की होती है। हाँ, ट्रेनिंग कैसी होती है आपकी? ट्रेनिंग मैं सोमा में ट्रेनिंग करती हूँ, तो वहाँ पे लड़कियाँ तो है नहीं एमएमए की, तो कोच माइक जो है मेरे, वो ज़्यादातर मुझे लड़कों से ही फाइट कराते हैं। और वो लड़कों के साथ में भी सब लड़के मेरे से 10-10 किलो वेट में ऊपर है, और वो ऊपर बैठ के पूरा पंचेज़ जब करते हैं, मैं उन निकल नहीं पाती ग्राउंड गेम से, तो कोच माइक बोलते इसको और मारो। तो कभी-कभी रोना आ जाता है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ मेरे साथ फँसे? क्या कर रहे हैं? बट वो भी एक मतलब एग्रेशन में बहुत कि नहीं, मुझे करना है। और मतलब कभी-कभी फन भी लगता है और कभी-कभी थोड़ा स्ट्रेसफुल भी हो जाता है। ज़्यादा लड़कियाँ होती तो थोड़ा ईज़ी होता है वहाँ पर। नहीं, मेरे लिए कंफर्टेबल है, ऐसा मतलब नहीं है। ट्रेनिंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि कई बार कई बार थोड़ा हो जाता है, ओवरवेलमिंग लड़के होता अपने ईगो पे आ जाते हैं कि ठीक है, लड़की ने कैसे, फिर कहीं न कहीं मैं भी वो हो जाती हूँ। तो बट मैं खुश हूँ कि हाँ, मैं भी उन्हें ज़ोर से हिट कर सकती हूँ। जब लड़की-लड़की ट्रेन करते हैं तो एक लिमिट तक करते हैं, बट लड़कों के साथ खुल के हिट करती है। हूँ। मतलब वो जो बचपन वाली लड़ाई है, वो एक तरह से चल रही चल है, रही चल है। रही है अभी भी। अगर मैं कहूँ कि ताकत, स्पीड और अग्रेशन, कोई एक ही चीज़ चुन सकते हैं एक फाइट के लिए, आप क्या चुनेंगे? मेरा जो गेम है वो स्पीड का भी है, क्योंकि मैं वुशु से आती हूँ। एग्रेशन भी है, क्योंकि मुझे बचपन से ही एकदम एग्रेसिव होके फाइट लड़ी हूँ। बट वैसे होना नहीं चाहिए इतना एग्रेसिव फाइटर को, क्योंकि उसकी टेक्निक कहीं न कहीं उस एग्रेशन में खो जाती है। बट वो कहीं न कहीं एग्रेशन मेरे काम भी आता है। तो आप तीनों में से अग्रेशन चुन रही हैं। ताकत, स्पीड और अग्रेशन में से अग्रेशन। हाँ, एग्रेशन ऐसा है कि वो विल पावर पैदा कर देता है। अच्छा, कई बार ये जैसे किसी से लड़ाई हो रही है, किसी फाइटर से अभी मेरी फाइट है और आपका स्टाइल अग्रेशन वाला है और उसका भी हुआ तो फिर तो लोगों को और मज़ा आएगा मैच देखने में। फिर तो खुल के लड़ाई होगी उसमें। ओके। क्या आप लोग या आपका अपोनेंट आपको फिगर आउट करने की कोशिश करता होगा कि इसका ये स्टाइल है, यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं, आप भी सामने वाले को फिगर आउट करते होंगे? बिल्कुल, एमएमए में हमेशा यही होता है, जैसे ये हमारा मैच वो हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि आपकी फ़ाइट उससे है, तो वो अपोनेंट मेरे ऊपर पूरी स्टडी करते हैं। मैं उसके ऊपर स्टडी करती हूँ कि ये स्ट्राइकर है, तो मुझे अपनी स्ट्राइकिंग ऐसे करनी है, थोड़ा टेक डाउन लेने की कोशिश करनी है, या वो रेसलर है या उसका बीजेजे अच्छा है, तो शायद मुझे थोड़ा अपनी ज़्यादा स्ट्राइकिंग करनी है। तो स्टडी दोनों ही पूरा करते हैं। एक टेक्निक के बारे में, आपके गेम के बारे में किसी एक्सपर्ट से मैं सुन रहा था कि वो कह रहा था कि स्ट्राइकिंग प्लस ग्रैपलिंग प्लस कंडीशनिंग, ये क्या थ्योरी है? अ, कन स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, आपको एमएमए में आपको पूरा एमएमए फाइटर बनना है। ऐसा नहीं है कि आप किक बॉक्सर है, खाली उससे चीज़ें चल जाएगी, या आप रेसलर है, आपको स्ट्राइकिंग नहीं करनी, आपको बॉक्सिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके किक अच्छी होनी चाहिए, आपकी रेसलिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको बीजेजे भी आना चाहिए कि आपको चोक लग रही है, तो उसका डिफेंस कैसे करना है। आपकी कंडीशनिंग अच्छी होनी चाहिए कि अगर मेरे सेकंड राउंड या थर्ड राउंड तक फाइट चली गई, तो मेरा इतना स्टैमिना बना रहे कि मैं वो थर्ड राउंड तक टिका रहूँ। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट राउंड में इसे फिनिश कर दूँगा। आपका माइंडसेट इतना और हार्ड वर्क इतने होना चाहिए कि उस थर्ड राउंड तक क्या सोचना है। आप जैकी चैन की भी फैन हैं? ये क्या कहानी है? जैकी चैन कहाँ से आ गया पूरे इस सिस्टम में?
मैंने बचपन से जैकी चैन को मैं देखती थी। जब मैं मुझे थोड़ा आने लगा कि लड़कों को ज़्यादा अहमियत मिल रही है लड़कियों के मुकाबले, तो मैंने सोचा अगर मेरा भी झगड़ा हो जाता है, तो मैं ऐसे कैसे लड़कों से जीत सकती थी। तो मैंने जैकी चैन की मूवी देखनी स्टार्ट की और मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी उनकी। हमेशा मुँह देखना, सीखना और मैंने उससे भी बहुत सारी चीज़ें अपने एक टीचर से ज़्यादा जो कराटे का टीचर था, उससे ज़्यादा मैंने शायद यूट्यूब से जैकी चैन को देख के सीखा है। अ, मैं वापस इस बात पर आता हूँ कि क्यों लगता था कि लड़कों से झगड़ा हो जाएगा? क्या ऐसी हरकतें वो कर रहे थे? वो नहीं शायद वो बेचारे कुछ नहीं करते थे। वो जो समाज था उन्होंने बिल्कुल हमें ऐसे सोच कंपेयर लिए करके कंपेयर इतना कर गुस्सा के दिला दिया। हाँ, तो मेरा मतलब मेरे पूरा बड़ा ख़ानदान है, ताऊ जी है, चाचा जी है, तो मैं उनके अपने छोटे भाई के साथ गैंग में शामिल होके दूसरे लड़कों को पीटने जाती थी। तो वो चीज़ भी हमेशा मतलब प्रूफ़ करना दिमाग सेट हो गया था कि प्रूफ़ करना है कि मैं लड़कों से कम नहीं हूँ। कभी आप सोचते हो कि अगर गेम की तरफ ये एनर्जी चैनलाइज़ नहीं हुई होती, तो क्या होता? तो मैं ये सोचती कि पढ़ाई में तो मैं होशियार थी ही नहीं। फिर मैं ऐसा लगता है बट कि ग्रेजुएशन किया है आपने। हाँ, ज़बरदस्ती किया था, मम्मी ने करा दिया था। तो मैं ये था कि शायद मम्मी के साथ मैं खेती करती, कुछ और बिज़नेस करती क्योंकि जाटों का तो खेत में ज़्यादा इंटरेस्ट था रहता है और मेरा भी था। तब मैं मुझे अच्छा लगता था खेती करना, मम्मी के साथ खेत में जाके गन्ने काटना या पानी चलाना। यूएफसी की एक फाइट वीक में क्या-क्या होता है? क्या प्रोसेस है? हर दिन का क्या नया होता है उसमें? मैंने वैसे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइज़ेशन में फ़ाइट की है, बट जो यूएफसी है उसका लेवल का एक भी नहीं है, वो बहुत हाई लेवल का है और यूएफसी एज़ ए फीमेल फाइटर मुझे ऑलरेडी 2 रूम प्रोवाइड करते हैं कि पूजा अगर आप कंफर्ट नहीं हो तो आप 2 रूम ले सकते हो या कुछ और भी मतलब वो हमेशा फाइटर के लिए रेडी रहते हैं। फाइट वीक में उनके मसाजर अलग रहते हैं कि अगर आपको क्रैम्प आ रहे हैं तो वो मसाज के लिए काफ़ी मतलब 4-5 मसाजर लेके आते हैं, फिजियो अलग होता है, डॉक्टर अलग होता है, टाइम टू टाइम वो पूरे फाइट वीक में चेक करते रहते हैं फाइटर को और वो डाइट यूएफसी परफॉर्मर इंस्टीट्यूट से स्पेशल फाइटर्स के लिए वो डाइट लेके आते हैं कि अगर किसी को कम वेट कट करना है तो उसकी डाइट अलग है, अगर किसी को ज़्यादा वेट कट करना है तो वो पूरा डाइट फाइटर्स के लिए अलग ले के आते हैं। कॉर्नर के लिए अलग से पे करते हैं कि अगर आपको बाहर खाना है तो उसके लिए कॉर्नर को अलग से पे करते हैं और फाइट वीक में इंटरव्यू होना और फाइटर को हर तरीके से कुछ भी चाहिए तुरंत वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब इतनी सारी फैसिलिटी है, अगर आपको ये है कि मेरी ट्रेनिंग यहाँ नहीं हो रही है, मुझे उस जिम में जाना है, तो वो आपके लिए कैब प्रोवाइड करेंगे। अभी तक को उस चीज़ का लेवल 1% भी मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से तैयार रखते हैं। तैयार रखते हैं। वो बिल्कुल एक भी फाइटर को ऐसा नहीं है कि उसका मतलब मैं ये समझती हूँ बहुत ही रेयर केस होता है कि फाइटर अपना वेट मिस कर दे क्योंकि यूएफसी उस चीज़ का पूरा हर दिन वो फाइटर का वेट चेक करते हैं। अच्छा इतना आ रहा है, प्लीज़ आप ये डाइट चेंज करो। अगर उन्हें लग रहा है कि फाइटर ज़्यादा मतलब वेट कट कर रहा है और वीकनेस फील कर रहा है तो वो सप्लीमेंट भी साथ में लेके आते हैं। एक यूएफसी फाइटर बनने के लिए आपने क्या-क्या सैक्रिफाइसेस अपने खाने को लेकर या परिवार को लेकर बहुत सारी सैक्रिफाइसेस की होंगी। ज क्या-क्या रही वो? सैक्रिफ़ाइस तो बहुत रहे हैं बट सबसे ज़्यादा यही रहा है कि मेरी दोनों बहनों की शादी के बाद मेरी मम्मी को मैं अकेले छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि बाहर वो रह नहीं पाती, उनका खाना अलग है। तो सबसे बड़ा यही रहता है हमेशा इस चीज़ में कि मैं मुझे मम्मी को छोड़ के क्योंकि छोटे से ही मैं बाहर निकल गई थी और अभी भी वही लाइफ़ चल रही है। जो हाईएस्ट लेवल के एथलीट्स होते हैं, उनकी लाइफ पर कई बार फ़िल्में बनती हैं। कल को अगर आपके लाइफ पर कोई बायोपिक बनी, तो उस पे किसको एक्ट करना चाहिए? उम, मैं एक एक्टर है सानिया मल्होत्रा करके उनका मतलब ऐसा लगता है कि अगर वो मेरा रोल करती हैं, तो बहुत बखूब उस चीज़ को कर पाएँगे क्योंकि दंगल मूवी में भी उनको देखा गया और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि पूजा अगर तेरे लिए कोई
मूवी या कुछ आया, तो हमें लगता है ये एक्टर परफेक्ट रहेगी। एथलेटिक उनका भी अप्रोच है काफ़ी। जी। आपके पसंद के यूएफसी फाइटर्स कौन सा है? वैसे तो मैं 90% तो लड़कियों की ही फाइट देखती हूँ, और लड़कों में मेहराब की, मतलब उसको मशीन बोला जाता है, बट लास्ट फाइट वो अपनी हार गए हैं, बट कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ हर फाइटर की लाइफ में हार जीत होती रहती है, बट वो फाइटर अलग लेवल के हैं। और लड़कियों में मुझे झैंग ली पसंद है, रोज़ मेरी फेवरेट फाइटर है, वैलेंटीना मेरी फेवरेट फाइटर है। तो और और कॉनन, खबीब ये सब पसंद नहीं? अ, न उनका थोड़ा अलग है, चीज़ें कंट्रोवर्सी ज़्यादा रही है दोनों के ऊपर ही, बट ठीक है, उनकी वज़ह से भी एमएमए काफ़ी ग्रो हुआ है। अगर आप आज 10 साल की होती, तो अपने प्रेज़ेंट सेल्फ से 10 साल के सेल्फ को क्या कहती? मैं थैंक यू बोलती कि उस पूजा ने शायद इस पूजा को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। वो लोगों का सताव को उसने अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, और वो थोड़ी-सी कि नहीं मैं लड़की हूँ, वो सोच के एक किचन के अंदर वो बंद नहीं हुई, और उसने आगे कदम बढ़ाया, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। आज जब आपके यही रिश्तेदार मिलते हैं और जब इतना नाम हो गया है एज़ यूएफसी फाइटर, उनका रिएक्शन क्या होता है? अभी तो सब प्राउड फ़ील करते हैं, सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, और शायद कुछ है जो आज भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बोल गए थे। बट ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी रिस्पेक्ट है हमेशा। आज अपनी बेटियों को लेके आते हैं कि इसको भी कुछ बताओ? हाँ, मेरे गाँव में तो सब, जैसे छोटी बच्ची पैदा होती है, सबसे पहले वो घर आएँगे, पूजा हमारी भतीजी हुई, भांजी हुई, जो भी है, तो ना प्लीज़ बताना कि इसे बॉक्सिंग कैसे कराएँ, तो वो सभी बहुत इंटरेस्टेड है, तो वो चीज़ें बदली हैं वहाँ पर। बदली है। पूजा, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम उम्मीद करते हैं हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।